वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट एंड आज हम पॉलिटिकल साइंस जो आपका माइनर पॉलिटिकल साइंस है, फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियो है जो आपका माइनर पॉलिटिकल साइंस है और उसका जो पार्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उसके सारे ही हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी यूनिट है ना, दे आर 7 यूनिट। तो जो 7 यूनिट है उनको हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज होता है बट जो मेन आपका यूनिट है वही आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये माइनर पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंडिया आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो इसके अंदर हम 7 यूनिट को अभी कवर करने वाले क्योंकि 7 ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। एंड हाँ, वन थिंग कि ये जो है इंग्लिश में भी इसके नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ग्रुप में अपलोड है। आप वहां से अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो वहां से आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी ले सकते हो एंड एज वेल हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये यूनिट 1 है, इसका जो नेम है वो है स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो मीनिंग है, ठीक है, अप्रोचेस है एंड इम्पोर्टेंस है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो पढ़ते हैं। तो इंट्रो में हम क्या कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम। यानी जो सार्वजनिक संस्थान है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी सिस्टम का, किसी भी शासन प्रणाली का क्या है, रीढ़, बैकबोन है। ठीक है, और ये औपचारिक व्यवस्था होती है जिनके माध्यम से राज्य शासन करता है और जनहित से संबंधित कार्य भी करते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपका हो गया संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही, चुनाव आयोग, केंद्रीय बैंक, ये सभी सार्वजनिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, और इन संस्थाओं का अध्ययन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये जो है ये तय करता है कि जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाएंगे, जो पॉलिसी है उसको कैसे लागू किया जाएगा, जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उसके उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये सारे हम इसी के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसीजंस आर मेड एंड अकाउंटेबिलिटी इज मेंटेन इन सोसाइटी। ठीक है, एंड सार्वजनिक संस्थाओं की परिभाषा क्या है, यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखो, जो ये है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये एक औपचारिक संगठन होती है, ठीक है, यानी कि फॉर्मल, एंड जिन्हें राज्य या समाज द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि वो सार्वजनिक उद्देश्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, यानी कि इसका जो होता है एम यही होता है कि जितनी भी पब्लिक है, पब्लिक के जो एम है, उसके जो उद्देश्य है उसको फुलफिल किया जा सके। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आ जाएगा ड्यूरेबिलिटी, ऑथोरिटी, पब्लिक पर्पस, रूल्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, रूल्स एंड नॉर्म्स। इससे अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं, ये संस्था जो होते हैं, ये समय के साथ क्या रहते हैं, स्थिर रहती है और इनके कार्य करने के जो नियम होते हैं स्पष्ट होते हैं। Institutions tend to persist over time due to embedded rule and routines. फिर नेक्स्ट है आपका लेजिटिमेसी यानी वैधता। इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या कहा जाता है कि इनकी शक्ति कानूनी और सामाजिक मान्यता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये क्या होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जैसे इसमें आप कह सकते हो इंग्लिश वाले के लिए है, दे पोसेस लीगल लेजिटिमेसी एंड आर बैक्ड बाय द पावर ऑफ द स्टेट। एंड रूल्स एंड नॉर्म्स में क्या है, इनका जो संचालन है, ये जो भी आपके फॉर्मल रूल्स होते हैं ना, जो औपचारिक नियम होते हैं और जो अनौपचारिक परंपरा होते हैं, उनके अनुसार इसका संचालन होता है। यानी कि दे ऑपरेट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड इनफॉर्मल कन्वेंशंस। ठीक, फिर है यहाँ पे आपका जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, इसके जो स्टडी हम करते थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो न केवल शासन को प्रभावी बनाती है बल्कि लोकतंत्र और उत्तरदायित्व की आधारशिला भी
होती है। और इनके अध्ययन को हम इस तरीके से, हम ये जो भी यहाँ पे पॉइंट गिवन है वहां से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे आपका पॉलिसी आउटकम्स। पॉलिसी आउटकम्स यानी कि नीति निर्माण। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो पहला है आपका यहाँ पे पॉलिसी आउटकम्स यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिजाइन कैन लीड टू वेरिंग पब्लिक पॉलिसीज, यानी जो विभिन्न संस्थाओं की संरचना है वो नीति निर्णय को प्रभावित करती है। एंड नेक्स्ट है आपका शासन प्रणाली की गुणवत्ता, यानी इसमें क्या है कि जो संस्था है, संस्था की दक्षता, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, इसको सफल बनाती है। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक नियंत्रण। लोकतांत्रिक नियंत्रण, इसमें क्या है कि जो संस्था है वो नागरिकों और राज्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। एंड लास्ट क्या है आपका कि विकास और न्याय। विकास और न्याय, इसमें क्या है कि प्रभावी जो संस्था है वो सामाजिक न्याय और विकास को क्या करती है, बढ़ावा देती है। अब हम पढ़ते हैं संस्थाओं के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण, यानी कि थियोरेटिकल अप्रोचेस टू स्टडिंग इंस्टीट्यूशंस। इसके क्या क्या अप्रोचेस है? तो फर्स्ट है नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक संस्थागत दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि ये जो अप्रोचेस है वो ये बताता है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो क्या होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, यानी कहा जाए तो वो आदर्श संस्था जो है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। जैसे इट इज कंसर्न विद द आइडियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड द लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी। इसमें यही बोला गया है कि ये जो है न्याय, नैतिकता एंड जो संवैधानिक आदर्श है उस पे ये केंद्रित होता है। और इसके जो कुछ थिंकर्स है जैसे कि हो गया आपका प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, जॉन लॉक, रूसो, ठीक है, ये सारे जो है ये नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनिज्म के सपोर्टर है। और ये कहते हैं कि मतलब ये ना जस्टिस के बारे में बात करते हैं और द रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हो, और जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है इन सब के बारे में ये लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और इन सब के ऊपर ये बात करते हैं। इसके जो थिंकर वो ये है। फिर है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी तार्किक चयन संस्थागत दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि ये जो अप्रोचेस है वो ये इसको मानने वाले क्या कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्था है, संस्थाओं में कार्य करने वाले जो व्यक्ति है वो स्वार्थ प्रेरित एवं तर्कशील होते हैं। क्या होते हैं वो स्वार्थ प्रेरित और तर्कशील वो होते हैं, यानी कि वो खुद को पहले प्रेफरेंस देते हैं, जो मैक्सिमाइज प्रेफरेंस होते हैं वो खुद को देते हैं। और संस्थाएं उन नियमों की तरह होती है जो इन व्यक्तियों के व्यवहार को दिशा देती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। उसके बाद है आपका थर्ड हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, यानी ऐतिहासिक संस्थागत दृष्टिकोण। ये क्या मानता है? ये मानता है कि जो संस्थाएं है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो किससे प्रभावित है, वो हिस्ट्री से प्रभावित है और पहले लिए गए निर्णय आगे की नीतियों और विकल्पों को सीमित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। इनका कहने का यही है मतलब कि जो पहले डिसीजंस लिए गए हैं वो आने वाली जो आगे की जो नीति है, ठीक है, जो ऑप्शंस है उसको ये सीमित करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पाथ डिपेंडेंस कहा जाता है। फिर है आपका सोशलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत दृष्टिकोण। ये जो है इंस्टीट्यूशन लिस्ट, ये जो अप्रोचेस है ये क्या मानता है कि जो संस्था है वो केवल नियमों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ये ना सांस्कृतिक मूल्य और पहचान और जो प्रतीक है उस पर भी ये आधारित होती है। ये है क्या कहते हैं, institutions are not just seen as rule system but also as a cultural and symbolic framework. This approaches emphasize how norms, values, identities are embedded in the institutional practice. ठीक है, एंड ये क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन सेव्स व्हाट वी कंसीडर एप्रोप्रिएट और लेजिटिमेट बिहेवियर, ये इस पे आधारित होता है। ठीक है, एंड नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में आइडियाज, इंटरेस्ट, पावर डायनेमिक्स, हिस्टोरिकल लीजेसीज, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि पाथ डिपेंडेंस। पाथ डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ पाथ डिपेंडेंस? तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि इंस्टीट्यूशनल चॉइस मेड इन द पास्ट कॉन्स्ट्रेंट करंट पॉलिसी ऑप्शन, यानी कि जो बीते गए टाइम में जो डिसीजंस लिए गए ना वो अभी प्रेजेंट के ऑप्शंस को प्रभावित करते हैं।
जो करंट पॉलिसी ऑप्शंस है उसको क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद है संस्थागत समरूपता। संस्थागत समरूपता का मतलब होता है कि समय के साथ जो संस्था है एक दूसरे के जैसी दिखने लग जाती है। मतलब टाइम टू टाइम ना, जैसे एक इंस्टीट्यूशन है दूसरा इंस्टीट्यूशन उसके साथ ना वैसे ही दिखने लग जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में कम टू रिसेंबल ईच अदर ड्यू टू कोहेसिव, नॉर्मेटिव और मिनिमेटिक प्रेशर। एंड औपचारिक बनाम अनौपचारिक संस्था, ये भी टर्म हमने अभी पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, बहुत रिटर्न रूल्स, यानी कि इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आ जाएंगे, और अनरिटन जो है जैसे ट्रेडिशन, पॉलिटिकल कल्चर, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। यानी इसमें ना कुछ तो जो भी होंगे संस्था, संविधान, वह कानून से संचालित होती है, जबकि कुछ जो होती है वो परंपराओं से और रिवाजों से संचालित होती है। ठीक है, जैसे कुछ तो रिटर्न, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, बट कुछ क्या है अनरिटन नॉर्म्स है, जैसे कि ट्रेडिशन एंड पॉलिटिकल कल्चर, तो उसके बेस पे भी वो चलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंज यानी संस्थागत परिवर्तन, इसमें क्या होता है, तो जो ये संस्था है वो धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे या फिर अचानक से चेंज हो जाते हैं। ये जो चेंज है, चेंज कैन अकर थ्रू द लेयरिंग, एडिंग न्यू एलिमेंट्स एंड ड्रिफ्ट, okay, and gradual shift in the interpretation or rupture, revolution, crisis, anything else, okay, चाहे वो कोई भी क्राइसिस हो उससे चेंज आ सकते हैं, जिससे अचानक से चेंज आना हुआ तो, या फिर कोई न्यू एलिमेंट ऐड किया जाए तो उसकी वजह से भी जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एंड नाउ संस्था के अध्ययन में चुनौतियां, चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है जो इंस्टीट्यूशंस है इसको स्टडी करने में, हमें क्या क्या चैलेंजेस का फेस यहाँ पे हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जटिल संरचना मीन्स, और ये जो है ये ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे। जब भी हम स्टडी करते हैं इसको, तो ये एक से अधिक जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, एक साथ वर्क करती है, जिससे क्या होता है ये एक दूसरे मतलब ओवरलैप हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जब ये ओवरलैप करेगा एक साथ, तो इसको जो विश्लेषण, इसको स्टडी करने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट है इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी यानी कि अनौपचारिक व्यवहार। इसमें क्या है कि जो संस्था है वो कई बार नियम जो होते हैं, वो कई बार जो नियम है ना, नियमों से अधिक वो परंपराओं से संचालित होती है, तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनफॉर्मल, फॉर्मल दो होते हैं। तो फॉर्मल तो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, एंड रिटर्न है लॉ के द्वारा जो संचालित होती है, एंड इनफॉर्मल जो कुछ परंपराओं, जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि जो कई बार इंस्टीट्यूशन है वो जो है वो नियमों की बजाय किस पे, परंपराओं, जो ट्रेडिशन है उससे ही संचालित होती है। उस टाइम पे ही स्टडी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है आपका राजनीतिक शक्ति का खेल। राजनीतिक शक्ति का खेल यानी कि इंस्टीट्यूशंस आर एरियाज ऑफ कॉन्टेस्टेशन अमंग कॉम्पेटिंग इंटरेस्ट। संस्थाएं जो होती है, संस्थाएं हितों के टकराव का भी क्षेत्र यहाँ पे बन सकती है। ठीक, एंड ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ठीक है, जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव कैसे यहाँ पे पड़ेगा। तो देखो, द राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नेटवर्क कॉम्प्लिकेट्स नेशनल इंस्टीट्यूशन एनालाइज। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, और जो वैश्विक तंत्र है, अब स्थानीय संस्थाओं को भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि देखो ना, मतलब जो वैश्वीकरण है पूरे वर्ल्ड को अपने उसमें रख लिया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, तो इससे भी क्या है, इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है आपका फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें पढ़ा चैलेंजेस कौन कौन से हैं, एंड ऑल्सो हमने की कॉन्सेप्ट को भी इसमें पढ़ लिया, और जो भी इसके अप्रोचेस है, जैसे नॉर्मेटिव है, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। ठीक है, न्यू में क्या था कि इसमें आइडियाज, इंटरेस्ट, पावर डायनामिक्स एंड हिस्टोरिकल लिटरेसी सबको इंक्लूड किया गया था। एंड हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो स्टडिंग और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑल्सो हमने इसमें पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन एंड इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक थे वो कौन कौन से थे। तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, इसी को थोड़ा डिटेल में लिखना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप नोट्स दे सकते हो। इसके जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे, हिंदी एज वेल इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो आप इसका निष्कर्ष देख रहे हो, या आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, जो भी आपको समझ में आया। थैंक यू।